हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हमारा यह वीडियो क्विक रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। ये रिवीजन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पृथ्वी पर तथा वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों तथा तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि हमारी भूपर्पटी अथवा भूपटल पर पाई जाने वाली प्रमुख गैसें और तत्व। तो पहले देखते हैं दोस्तों, ये हमारी भूपर्पटी है क्या? तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। हमारी भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस या तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46% भाग पर पाया जाता है। और दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिका है, जो कि 28% भाग पर पाया जाता है। और तीसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, जो कि 8% भाग पर पाई जाती है। और लोहा दोस्तों हमारी भूपर्पटी पर 6% भाग पर पाया जाता है। तो अगर बात की जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व अथवा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन बताएंगे, जो कि 46% भाग पर पाया जाता है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिका बताएंगे, जो कि 28% भाग पर पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम बताएंगे, जो कि 8% भाग पर। क्योंकि धातु सिर्फ एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन गैस है, सिलिका आपकी तत्व है। तो धातु सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम, जो कि 8% पर। उसके बाद अगर पूछा जाए कि हमारी भूपर्पटी पर लोहा कितना परसेंट पाया जाता है, तो लोहा बताएंगे आप 6% पाया जाता है। तो गैस 46%, ऑक्सीजन गैस, सिलिका 28%, एल्युमिनियम धातु 8%, लोहा 6%। चलिए दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। तो अभी तक हमने देखा भूपर्पटी पर, लेकिन ये हमारा है पूरा पूरा वायुमंडल। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा वायुमंडल 5 प्रकार की परतों से मिलकर बना है। पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, दूसरी परत है आपकी समताप मंडल, तीसरी परत है आपकी मध्य मंडल, चौथी परत है आपकी आयन मंडल और पांचवी परत है आपकी बहिर्मंडल। इन्हीं पांचों परतों से मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। इस पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% पाई जाती है। और दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, जो कि 21% पाई जाती है। अब याद रखिएगा दोस्तों कि हमारी भूपर्पटी पर ऑक्सीजन जो है 46% पाई जाती है, लेकिन हमारे पूरे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है 21% भाग पर पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस, तो ये 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि 78%। दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, जो कि 21%। और ऑर्गन कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.03%। चलिए दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। अगर इन टॉपिकों पर प्रश्न पूछा जाए तो देखिएगा दोस्तों कैसे बनता है। आप अगर अगर पहले प्रश्न की बात करें, तो हमारा पहला प्रश्न है भूपटल पर अथवा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अथवा तत्व कौन सा है? तो कौन सा है आप बताइएगा? ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो चाहे गैस पूछे चाहे तत्व पूछे, आपको ऑक्सीजन बताना है, जो कि पाया जाता है 46% भाग पर। और अगर ऑक्सीजन नहीं है और पूछा जाता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब आप सिलिका लगा सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भूपर्पटी पर या भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? धातु पूछा गया है दोस्तों। तो धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। तत्व कौन सा था? सिलिका। ऑक्सीजन क्या थी? धातु थी। ऑक्सीजन धातु नहीं थी, ऑक्सीजन आपका क्या था? गैस थी। और तत्व कौन सा था? सिलिका थी।
और आपकी धातु कौन सी सबसे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बताएंगे एल्युमिनियम। कितने परसेंट पर? 8% पर। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये वायुमंडल की बात हो रही है दोस्तों। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% भाग पर पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि ब्रह्मांड में, वायुमंडल में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और अगर बात करें दोस्तों सूर्य में प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन गैस है, जो कि 73.46% है। और दूसरा सबसे अधिक मात्रा में हीलियम है, जो कि 24.85% है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न था कि भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व या गैस आपका ऑक्सीजन है, और भूपर्पटी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, तथा सूर्य में हाइड्रोजन 73%, हीलियम 24%। चलिए दोस्तों, अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर बनने वाले प्रश्न। अभी हमने देखा पीछे दोस्तों कि हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब इसी पे अगर प्रश्न बनेगा तो देखिएगा दोस्तों कैसे बनता है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो पहले देखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जिसके कारण उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जिस विधि द्वारा वो भोजन का निर्माण करते हैं, उसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला प्रकाश, दूसरा आपका होता है जल, तीसरा आपका होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो यही आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली गैस प्रमुख कौन सी है? तो आप बताएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कर लेते हैं, जिसे स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है कि रात को पेड़ पौधों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि रात के समय पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाई गैस उत्पन्न करते हैं, और यह गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए पौधों या पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है, आग बुझाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? यानी अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अग्निशामक में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? यानी चूने का पानी जो होता है दूधिया किसके कारण होता है? तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। किसके कारण? CO2 की उपस्थिति के कारण। चलिए दोस्तों, अपने पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, डबल रोटी में ईस्ट मिलाने पर किस कारण यह मुलायम हो जाता है? डबल रोटी क्या है दोस्तों? जैसे ब्रेड हो गया और आपकी पाव रोटी हो गई, यही सब क्या है? डबल रोटी है। तो इसमें अगर ईस्ट मिला दिया जाए तो ये किस कारण से मुलायम हो जाता है? या फिर पूछे कि कुरकुरा हो जाता है, या फिर पूछे कि यह किस कारण से स्पंजी हो जाता है? तो इसका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों कि ईस्ट मिलाने पर डबल रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारी डबल रोटी या ब्रेड स्पंजी हो जाता है, या मुलायम हो जाता है, या फिर कुरकुरा हो जाता है। किसके कारण? CO2 के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, छठवां प्रश्न,
ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा असर डालती है? तो पहले देखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी पर प्राप्त जो टेम्परेचर है, ताप है, यह परावर्तित होता है। तो इसी ताप को परावर्तन से रोकने के लिए कुछ गैसें उत्तरदायी होती हैं, या इसी परावर्तित ताप को कुछ गैसें रोकती हैं। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली गैस आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात करें तो मीथेन गैस है। और अगर बात करें तो जल वाष्प है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर कौन कौन प्रभाव डालते हैं? तो मीथेन गैस प्रभाव डालती है, और जल वाष्प प्रभाव डालता है, और कौन सी गैस? CO2 गैस प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अ, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मीथेन, जल वाष्प और CO2 से प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा CO2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वही अभी हमने बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी के द्वारा जब गैसों को रोक लिया जाता है तो हमारा जो वायुमंडल है ये गर्म होता जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो अब अगर बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसें कौन कौन सी हैं, तो मीथेन गैस है, और जलवाष्प है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन्हीं के द्वारा टेम्परेचर जो परावर्तित होता है, ताप परावर्तित होता है, ये रुक जाता है और पृथ्वी को गर्म कर देता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी के कारण हमारा सामान्य तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा कौन कौन सी हैं? मीथेन है, जल वाष्प है। चलिए दोस्तों, 8वें प्रश्न पे आते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो अभी हमने पीछे देखा था कि हमारे पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा छोड़ी गई श्वास में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो नाइट्रोजन गैस को अंदर ग्रहण करता है 78%, और ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करता है 21%, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है 0.03%। लेकिन जब मनुष्य सांस को बाहर छोड़ता है तो बाहर छोड़ते समय बाहर 78% नाइट्रोजन छोड़ता है, 17% ऑक्सीजन छोड़ता है, तथा 4% कार्बन डाई गैस छोड़ता है। तो हमारा यही प्रश्न है कि हम सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी गैस छोड़ते हैं? तो कितना हो जाएगा आपका? 4%। अंदर लेते समय 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाहर छोड़ते समय 78% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन तथा 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न है दोस्तों, कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, या फिर ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो हमारा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपके लिए प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? इसे कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, तथा वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।